वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। HSCS पार्ट 2 में हमारा जो एडवांस अकाउंटेंसी का पेपर है उसमें ब्रांच अकाउंटिंग का आपका एक टॉपिक जो रहेगा, उसमें सॉल्यूशन के लिए जो अलग अलग तरीके हैं कि हम डेटर सिस्टम से सॉल्व करेंगे या स्टॉक डेटर सिस्टम से सॉल्व करेंगे या फाइनल अकाउंट्स जो सिस्टम है उससे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि हम डेटर सिस्टम में तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जबकि अगर साथ में आपका स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट कुछ और पूछ लिया जाए तो हमारा वो स्टॉक डेटर मेथड रहेगा। फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका पूछा गया क्वेश्चन में, तो हमें फाइनल अकाउंट्स मेथड फॉलो करना होता है। तो इन सब को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है यानी कि 2009, 2011, 14 एंड 19, इन चारों क्वेश्चंस जो ब्रांच अकाउंटिंग के आए हैं उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा जो डेटर सिस्टम है जिसमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, तो ये सबसे इजी मेथड है। और बाकी कहें कि हमें अगले जो मेथड्स सीखने हैं यानी कि जो बाकी सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम या फिर फाइनल अकाउंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ से बेस भी तैयार हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है और ये ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में होगा। जब कभी भी हम बात करें कि इंडिविजुअल हो या फिर कोई एंटिटी का हम ये अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे, ये रहेगा पर्सनल अकाउंट। यानी कि हम जब कभी भी ब्रांच को सामान भेजेंगे या कुछ भी गुड्स या कैश कुछ भी भेजेंगे, तो ब्रांच के लिए हम यहाँ पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इस हिसाब से एंट्रीज करते चलेंगे। तो ये ब्रांच का अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, एक एक एंट्री को डिस्कस करते चलेंगे। जब कभी भी कोई भी फिगर हमारा यहाँ से मिसिंग होगा, अगर हमें क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया गया होगा, तो वो मिसिंग फिगर निकालने के लिए हमें कुछ और अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, जिनको हम कहेंगे कि मेमोरेंडम अकाउंट्स। वो स्टॉक का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है, डेटर्स का करना पड़ सकता है। तो जो भी होगा साथ में हम पैरेलली इनको तैयार करते चलेंगे। अगर सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है तो जिसकी जरूरत होगी वो ठीक है, लेकिन हम साथ साथ उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि वो आपका जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है वहां काम आएगा, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। चलिए अब क्वेश्चन इसमें जो स्टॉक अकाउंट है ब्रांच का, या ब्रांच के डेटर अकाउंट है, या पेटी कैश अकाउंट है, इन सब को हम प्रिपेयर करेंगे। ये मेमोरेंडम अकाउंट्स हैं, इनकी अगर जरूरत पड़ी कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए तब काम आएंगे डेटर सिस्टम में, अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम इन अकाउंट्स को भी प्रिपेयर करेंगे। तो फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ द हेड ऑफिस विद द ब्रांच, कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर यानी कि साल के अंत की बात की है, तो पूरे साल का निकाल लेंगे। चांद लिमिटेड हैड इट्स हेड ऑफिस एट गुरुग्राम, गुरुग्राम में इनका हेड ऑफिस है और ब्रांच है वो चरखी दादरी में है। तो गुरुग्राम वाले जब कभी भी चरखी दादरी में सामान भेजेंगे या कैश जो खर्चा है वो भेजेंगे, या चरखी दादरी वाले पैसा जो रेमिट करेंगे या जो भी गुड्स रिसीव हुआ है उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इनके बीच की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हीं को ही हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जहां पर सिर्फ हम कहें कि उसमें ब्रांच का ही रोल होता है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर तो हम गुड्स को भेज देते हैं जिसमें हम लोडिंग ऐड
कर देते हैं, या कहें कि ग्रोस प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, या कुछ भी कह लीजिए, प्रॉफिट ऐड करके कि 100 रुपए की चीज है जो पोस्ट प्राइस है उसमें हमने 50 ऐड कर दिया, तो कोई इसे ग्रोस प्रॉफिट कह लेता है, कोई इसे लोडिंग कह लेता है। तो हम ये कहते हैं कि हमने प्रॉफिट पर्पज से ऐड करके 150 रुपए में ब्रांच को सामान दिया है, तो ये 50 रुपए एक्चुअली हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कुछ और खर्चे हैं जो माइनस होते हैं, इसलिए हम यहाँ इसे प्रॉफिट भी नहीं कह सकते। तो हम इसे लोडिंग कहकर चलते हैं भी, कि 50 रुपए की जो लोडिंग है इसके साथ में 150 रुपए का हिसाब से जो भी सामान भेजा, गुड्स भेजा ब्रांच को, तो ब्रांच को ये पता नहीं चल पाया कि इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी है और लोडिंग कितनी है, तो उनके लिए तो ये हमेशा इनवॉइस प्राइस रहेगा। तो जब कभी भी इनका स्टॉक अकाउंट वगैरह प्रिपेयर होगा तो वो इनवॉइस प्राइस पर होगा। लेकिन जो गुरुग्राम हेड ऑफिस है उनको तो ये सब चीजें पता है, वो आंखें बंद नहीं कर सकते, इसलिए वो जब कभी भी ब्रांच का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इस लोडिंग को कैंसिल करके तब करेंगे। यानी कि अगर उसने 150 रुपए का हिसाब से अगर जो भी गुड्स भेजा है तो उस गुड्स में 50 रुपए के हिसाब से जो लोडिंग है वो भी माइनस करनी होगी। तो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो वहां पर माइनस करने के लिए अगर डेबिट क्रेडिट की बात होती है, तो अगर डेबिट में आपके पास कोई फिगर है और उसमें से आपने अगर क्रेडिट में कोई फिगर लिख दिया है जो क्रेडिट बैलेंस का है और इसके साथ में एडजस्ट करते हैं तो माइनस होगा। या ये कहें कि डेबिट साइड में जो भी है अगर हमें उसमें से माइनस करना है तो उसी अकाउंट का हम क्रेडिट एंट्री करते हैं, क्योंकि वही अकाउंट जैसे अभी आपका फर्नीचर का लगा लीजिए, बाकी जो भी अकाउंट है अगर गलती से आपने डेबिट को ज्यादा कर दिया है तो उस गलती को सुधारने के लिए आप क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में एंट्री आती है। वही चीज यहाँ पर है कि हम लोडिंग हटाने के लिए दूसरी साइड में डेबिट है तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट है तो डेबिट साइड में लोडिंग की एंट्री कर देंगे, तो लोडिंग कैंसिल हो जाएगी, या कहें कि लोडिंग माइनस हो जाएगी। तो 31/12/2022 यानी कि साल के अंत में गुरुग्राम हेड ऑफिस है, चरखियादरी ब्रांच है, और ये कहता है कि प्रॉफिट और 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस की प्रॉफिट है वो 20% है ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस जो आया 20% प्रॉफिट लेने के बाद आया है। हम इसको भी देखेंगे कि जब हमें कॉस्ट प्राइस पर दिया गया हो या इनवॉइस प्राइस पर जो भी वैल्यू दी गई है और हमें लोडिंग निकालनी होती है तो वो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं कि स्टॉक का डेटर का 1/1/22 को दे रखा है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। पेटी कैश दे रखा है 1/1/22 को, ओपनिंग बैलेंस है। फर्नीचर दे रखा है 1/1/22 को, ये भी हमारे ओपनिंग बैलेंस हो गए। तो ये सभी हमारी एसेट हैं। तो एसेट ये हम अपना ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बाई बैलेंस BD। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को लेकर चलते हैं। टू बैलेंस BD, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर दे रखा है, डेटर्स 25,000, पेटी कैश 1,000, फर्नीचर 30,000। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। जैसा कि हमने बात की थी कि ये ब्रांच अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ब्रांच ने ये रिसीव किए हैं तो उसके पास अभी ये ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास आ गया फिगर। अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा था कि हम लोडिंग कैंसिल करते हैं ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि हेड ऑफिस को पता है कि ये सामान एक्चुअल में जहां पर जो स्टॉक दे रखा है 50,000 का, ये एक्चुअल में 50,000 का नहीं है, इसमें लोडिंग ऐड है। ठीक है, लोडिंग ऐड है, तो उसके लिए हम इसकी लोडिंग को कैंसिल कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो टोटल तो हमारा जो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आया है 1,06,000 रुपए का आ चुका है, सभी का हमने टोटल किया, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जो 50,000 का स्टॉक है एक्चुअल में ये हमारा अभी बिका नहीं तो हमें प्रॉफिट नहीं मिला है, प्रॉफिट नहीं मिला है यानी कि लोडिंग है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो हमारी लोडिंग तो 20% है, यानी कि हम बात करें कि लोडिंग, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर। तो जिस प्राइस पर दिया होता है हम उसे ट्रीट करते हैं 100। जब परसेंटेज की बात आती है तो परसेंट, यानी कि पर 100, तो ये पर सेंट होता है 100, तो ये आपकी परसेंट होती है। तो ये इनवॉइस प्राइस का
परसेंट है, यानी कि 100 तो इनवाइस प्राइस है और आपकी लोडिंग है 20। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें हम 20 ऐड करके जो इनवाइस प्राइस है वो 100 बनेगा, तो हमें पता है कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बच गया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 80। ये एक रिलेशन निकल कर आया है। रिलेशन का मतलब कि अगर हमें इनवाइस प्राइस दिया हो और हमें लोडिंग निकालनी हो, तो इनवाइस प्राइस मतलब वो 100% है वहां का, तो कोई भी फिगर हो, एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लाख अगर है, इनवाइस प्राइस वो 100% है, तो 100 से डिवाइड करते हैं और हमें चाहिए 20 जो कि लोडिंग है हमारी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो जाती है हमारी लोडिंग निकालने की अगर इनवाइस प्राइस दे रखा है। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 20% कैलकुलेट करने में परसेंटेज की बात करते हैं तो ऐसे भी लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम काट देते हैं ऐसे तो ये 1/5 हो जाता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इनवाइस प्राइस जो भी होगा उसका 1/5 आपका लोडिंग का फिगर होगा। बट जनरली आपका जो परसेंटेज का जो तरीका है वो कैलकुलेट करने का ये होता है कि आपकी जो इनवाइस प्राइस दी गई है वो 100% है, 100 से डिवाइड कर दिया, ये 1% आ गया और हमें चाहिए 20%, तो 20 से हमने गुना कर दिया है। चलिए, जैसे भी आपको सुटेबल होता है, आपने एग्जाम की जब तैयारी की थी तब कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट दिया हो तो आप सेलिंग प्राइस पर निकालते थे, तो वही बात है कि आपका एक्स और वाई दिया है तो आप उसे करते थे x/x प्लस वाई। तो यहाँ पर यही अगर हम कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे तो 20/80 ये आपका हो जाता है 1/4, ये आपका x और ये y। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस के हिसाब से बात करेंगे तो x/x प्लस वाई आपका वही आएगा कि x यहाँ पर 1 है और 1 प्लस 4 हमने किया, 1/5 आ गया। चीजें घुमा फिरा कर वही है, तरीका आपको जो सही लगे उसे फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये वो बेसिक है कि अगर 20% ऑफ इनवाइस प्राइस है तो इनवाइस प्राइस 100 होगा तो ये 20 होगा। इससे हमें पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अब रिलेशन हम निकाल लेंगे कि लोडिंग जब कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस से निकालनी है तो 20/80 का जो फिगर बनता है 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो भी दी गई होगी, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं कि 1 लाख अगर दी है तो इसका हम 1/4 करेंगे तो हमारी लोडिंग निकल कर आ जाती है। वही इनवाइस प्राइस कुछ दिया है तो उसका 20/100 1/5 करेंगे तो हमारी लोडिंग निकल कर आ जाएगी। तो हमें कॉस्ट प्राइस दे या इनवाइस प्राइस कुछ भी दिया गया हो, हम लोडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1/4 1/5 ये हमें लोडिंग कैलकुलेट करने के पर्पज से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है इसमें लोडिंग ऐड है, लेकिन ये तो सामान अभी तक बिका नहीं है। ये तो इसमें जो हमने ऐड की थी, हमें पता है, हम हेड ऑफिस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो हमें पता है कि ये 50,000 का सामान गुड्स नहीं है, इसमें लोडिंग ऐड की थी। तो इसकी लोडिंग हम यहाँ माइनस करेंगे या कह लीजिए कि लोडिंग कैंसिल कर देते हैं। तो डेबिट साइड की लोडिंग कैंसिल करनी होगी तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, बाय स्टॉक रिजर्व, इसके लिए हम स्टॉक रिजर्व यूज करेंगे लोडिंग कैंसिल करने के लिए। आगे और भी लोडिंग कैंसिल होगी तो हर जगह के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये लोडिंग है वो ओपनिंग स्टॉक के लिए है, वैसे ही क्लोजिंग के टाइम पर करेंगे तो लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी हम बाई, क्योंकि बाई नहीं आएगा उसका 2 आएगा, तो क्यों आएगा उसको भी हम देखेंगे। तो स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम कैंसिल करेंगे। हमें पता है कि 50,000 का एक्चुअल में नहीं है, इसके हिसाब से लोडिंग निकालना चाहें तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि हम इसका अगर 1/5 कर देते हैं तो लोडिंग निकल कर आ जाती है। यानी कि ये 40,000 रुपए का सामान था, कॉस्ट प्राइस थी, इसके ऊपर 10,000 हमने लोडिंग ऐड करके भेजा था सामान ब्रांच के लिए। तो हमें पता है कि ये 10,000 का हमें प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है, तो सामान सिर्फ 40,000 का हम यहाँ पर लिखना चाहें तो अब इनवाइस प्राइस पर ही हम ट्रीट करते हैं, तो इनवाइस प्राइस ही लिखते जा रहे हैं। तो ये लोडिंग कैंसिल करने के लिए हमें दूसरी साइड यानी कि डेबिट साइड में हमारा स्टॉक है और लोडिंग कैंसिल करनी पड़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ये 10,000 जो फिगर आया है ये हमने लोडिंग कैंसिल कर दी। अब पता चल गया, यहाँ पर फिगर ठीक हो गया है कि 40,000 का ही कॉस्ट प्राइस था, जो भी गुड्स था अब वो 40,000 ही रिकॉर्ड हो चुका है हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर
कर रहे हैं वहां पर। तो इसलिए जब कभी भी गुड्स की बात आएगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब हमारी एक्चुअल में कोई सेल नहीं हुई है, क्लोज हो, सामान भेजते समय हमारी लोडिंग ऐड होती है, तो उसको हम हर बार कैंसिल करेंगे। तो ये तो हमने कैंसिल कर दी। ब्रांच अकाउंट तक तो ठीक है, हमारे क्वेश्चन में आया तो हमें सिर्फ ब्रांच अकाउंट में इतना ही करना है, लेकिन हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे काम आएंगे कि जो मेमोरेंडम अकाउंट्स हैं, बैलेंस सॉरी इसका जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर अकाउंट, ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट, इनको भी प्रिपेयर करते हैं, चलते हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो स्टॉक अकाउंट है, अब ये ध्यान रखना है कि ब्रांच स्टॉक में जब कभी भी बात करेंगे तो वो इनवॉइस प्राइस पर होगी, वहां कॉस्ट प्राइस का ब्रांच को पता भी नहीं होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी। जो क्वेश्चन है ये हमारे ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है हेड ऑफिस में, इंफॉर्मेशन उसके लिए है, ब्रांच वालों को नहीं पता होता इसमें लोडिंग कितनी है, बस उन्हें तो एक चीज 50,000 का सामान आया इतना ही बताया जाता है कि स्टॉक आपके पास 50,000 का है, वो उसी के हिसाब से फिर चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी बैलेंसेज हैं, ये तीनों अकाउंट हमारे स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश अकाउंट, ये हमारे हैं एसेट। और एसेट जब कभी भी इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, और एसेट का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी हमारा डेबिट साइड में ही आएगा। तो टू बैलेंस बीडी 50,000, ठीक है, हमने रिकॉर्ड किया। फिर डेटर्स है 25,000 के, तो टू बैलेंस बीडी 25,000, पेटी कैश है 1,000, तो टू बैलेंस बीडी 1,000, तीनों में कर दिया। फर्नीचर के में हमें और ट्रांजैक्शंस इसकी नहीं होंगी, इसलिए हमें यहाँ अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हमने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से हमने ये रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। फर्नीचर की बात करेंगे तो इसका अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच को सामान भेज दिया गया है 2,30,000। ब्रांच के लिए ये 2,30,000 का ही फिगर काम करेगा जो कि इनवॉइस प्राइस है। तो ब्रांच वाले तो इसे यही लिखेंगे, लेकिन जब हम हेड ऑफिस में उसका ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसका 1/5 जो है वो तो हमारा लोडिंग है, वो भी इसी में ऐड है, इसलिए हम उसको कैंसिल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,30,000 हमने कर दिया। अब हमें पता है कि इसमें तो लोडिंग ऐड है, और जब हम सामान भेज रहे हैं तो सामान बिका नहीं है, एक्चुअली में हमें प्रॉफिट हुआ नहीं है, और प्रॉफिट जब तक हुआ नहीं है तो हम कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि माइनस करना होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का फंडा हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। तो जब कभी भी हेड ऑफिस से सामान जाएगा तो ब्रांच रिसीव करेगी, कैश जाएगा तो भी ब्रांच रिसीव करेगी, तो उन सब को हम लिख देंगे डेबिट साइड में। इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि डेबिट साइड में हम क्यों लिख रहे हैं। तो ठीक है, डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड दर्ज किया। लोडिंग का हमें पता है कैंसिल करनी पड़ेगी, तो 2,30,000 का 1/5 तो हमारा लोडिंग है, जो कि यहाँ पर बनता है 46,000। अगर लोडिंग कैंसिल करनी है तो डेबिट साइड में हमारा गुड्स है, तो कैंसिल करने के लिए हमें अपोजिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये लोडिंग थी, ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच हम एक ही अकाउंट को लेकर इसलिए चल रहे हैं कि ज्यादा अकाउंट ना बनाने पड़े, एक ही अकाउंट से हमारा काम चल जाएगा कि जब सामान भेजा, कभी रिटर्न हो, तो सब के लिए हम एक ही अकाउंट यूज करेंगे, गुड्स सेंट, ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच। उसकी लोडिंग हमने कैंसिल कर दी कि हमें पता है कि 46,000 तो हमने ऐड किए थे लोडिंग के, वो यहाँ पर माइनस हो चुके हैं। अब जब स्टॉक गया है तो ब्रांच ने रिसीव किया है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, और ब्रांच ने रिसीव किया है तो ब्रांच का स्टॉक भी अब बढ़ गया है, तो हम ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ब्रांच का स्टॉक जब बढ़ेगा, हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, तो ठीक है। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,30,000, ये इनवॉइस प्राइस पर ही अपडेट करेंगे। ठीक है, हमारी ये एंट्री भी अब कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन में आगे दिया है रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच, कि ब्रांच से रेमिटेंस आया है। आपकी रेमिटेंस दो होंगी, या तो हेड ऑफिस देगा ब्रांच को, या फिर ब्रांच देगी हेड ऑफिस को। तो यहाँ पर हेड ऑफिस से रेमिट होती है, सॉरी से ब्रांच से रेमिटेंस है। तो ब्रांच से रेमिटेंस का मतलब है कि जब कभी भी कैश सेल होगी, जो भी पैसा आएगा तो ब्रांच मैनेजर अपने पास नहीं रखेगा, वो दे देगा हेड ऑफिस को।
तो हेड ऑफिस को पैसा मिल गया। तो देने वाली ब्रांच है तो क्रेडिट द गिवर ब्रांच को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके अलावा अगर उधार में कोई सामान बेचा गया था तो जब उधार में सामान बेचते हैं तो वहां पर डेटर होंगे, और वो जो डेटर हैं जो उधार में सामान लेकर गए थे, जब वो पैसा देंगे तो उसे हम वर्ड यूज करते हैं कलेक्शन, कि डेटर से जो पैसा आया वो कलेक्शन है। और जैसे ही डेटर से पैसा आ जाएगा तो उसे भी ब्रांच मैनेजर अपने पास लेकर नहीं बैठेगा, उसको भी हेड ऑफिस में दे देगा। तो दो रेमिटेंस होंगी हमारी ब्रांच की तरफ से, कि कैश सेल का जो पैसा आएगा वो उसी वक्त हम रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि नकदी में आया तो नकदी आ चुकी है, वो जमा कर दी जाएगी हेड ऑफिस में। और कलेक्शन का मतलब कि डेटर से जो पैसा आया फिर वो भी हेड ऑफिस दे दिया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी कैश सेल है 20,000 की और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है 2,40,000। टोटल 2,60,000 का हमारा रेमिटेंस ब्रांच से है, यानी कि ब्रांच से प्राप्त हुआ है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हमारे क्रेडिट साइड में हमें एंट्री करनी है बाय बैंक रेमिटेंस। रेमिटेंस फ्रॉम आप ब्रांच लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि ब्रांच ने रेमिट किया है। तो एक तो कैश सेल्स दी गई है 20,000 और कलेक्शन दिया गया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कह लीजिए कि 2,40,000। टोटल हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब इस पर ध्यान ही देना कि हम इस पर भी लोडिंग करेंगे। जो बिक्री हो चुकी है, गुड्स बिक चुका है, उसमें हमने जो लोडिंग ऐड की थी वो प्रॉफिट हमें मिल चुका है, और जो मिल चुका है तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं हो, तो हमारा प्रॉफिट है वो तो इसमें ऐड ही सब कुछ जो है वो रहेगा, मतलब इसमें हमें लोडिंग माइनस करनी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जो सामान हमारा नहीं बिका है तो वो ओपनिंग में है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो बिका नहीं है, उसमें भी हमारी लोडिंग है। कोई ट्रांजिट में सामान है, कोई स्टॉक में अभी क्लोजिंग के टाइम पर है, तो इन सब में हमारी लोडिंग ऐड है और ये बिका नहीं है, यानी कि वो प्रॉफिट हमें मिला नहीं है, इसलिए हम अपने जो ब्रांच अकाउंट है वहां पर माइनस कर देते हैं, यानी कि लोडिंग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारी जो एंट्री है ब्रांच अकाउंट में हम कर चुके हैं, हमारा अगर डेटर सिस्टम से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना आए क्वेश्चन में तो हमें इतना ही करना होता है। रिक्वायरमेंट पड़े तो हम कोई मेमोरेंडम अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम साथ साथ में प्रैक्टिस करने के पर्पज से करते चल रहे हैं ताकि आगे हमें जो करना है उसमें ये काम आएगा। तो जैसे ही ब्रांच में बिक्री होती है, कैश में हो या फिर क्रेडिट पर हो, तो स्टॉक तो जाएगा, यानी कि सामान है वो तो बिकेगा, तभी तो कैश सेल वर्ड यूज किया है कि सेल हुई है तो सामान गया है, पैसा आया है। अगर उधार में दिया है तो भी सामान तो गया है, यानी कि हमारा जो स्टॉक है ये कम होगा, और हमारी जो एसेट है जब कम होती है तो उसको करते हैं हम क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होगी तो करते हैं डेबिट। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में अब एंट्री करेंगे बाय कैश सेल, क्योंकि इसकी वजह से स्टॉक कम हो गया है वीजा का। अब जो उधार में हमने सामान दिया था उन्हीं से कलेक्शन भी आया था 2,40,000 का, इसका मतलब इतना सामान ये भी कम हुआ था और हमारे डेटर बन गए थे। तो डेटर अकाउंट में भी हम लिखेंगे कि 2,40,000 का उधार में सामान बिका था, इसीलिए तो डेटर थे वो, उनसे कलेक्शन हुआ है, तो 2,40,000 का हम डेटर अकाउंट में भी लिखेंगे और स्टॉक कम हो गया है तो स्टॉक वाले में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो डेटर थे वो ऑलरेडी थे, उनसे हमारा कलेक्शन हो चुका है। तो डेटर जब कभी भी अगर आपका आता है कि क्रेडिट सेल हुई है, तो क्रेडिट सेल हुई है इसका मतलब हमारा स्टॉक कम हुआ है। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स, जितने भी अमाउंट हो, एग्जाम्पल 50,000 का ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे 50,000 के डेटर्स भी बढ़ जाएंगे, और जब समय आएगा तो ये 50,000 डेटर्स से कलेक्ट भी होंगे, तो कलेक्ट होंगे तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम उनको क्रेडिट साइड में फिर रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन होते ही हमारा डेटर का जो फिगर है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब अब हमारे जो डेटर हैं वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन आ चुका है, डेटर्स जो उधार में सामान लेकर गए थे उन्होंने पैसा दे दिया है। इसलिए कैश सेल से हमारा स्टॉक कम हो चुका है। कैश अकाउंट प्रिपेयर करते तो यहाँ पर हम वो भी अपडेट करते, दूसरा पोर्शन भी, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये मेमोरेंडम अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टॉक का, तो स्टॉक कम हो गया है। जब क्रेडिट में सेल की थी तो उस वक्त भी क्रेडिट सेल से कम हुआ था, लेकिन अभी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन दी है
वो कहता है कि कलेक्शन हुआ है डेटर्स से। तो हमारे जो डेटर्स थे उनसे कलेक्ट कर लिए हमने बाय कैश कलेक्शन, बाय कैश अकाउंट कलेक्शन। कलेक्शन मतलब डेटर से पैसा आया 2,40,000 का, और ये ब्रांच मैनेजर ने हेड ऑफिस को दे दिया है। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होगी उसे ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा। तो यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि अगर क्रेडिट सेल हुई थी तो जब क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा? नहीं, क्योंकि इसमें हेड ऑफिस और ब्रांच का आपस में कोई भी लेन देन नहीं था। वो तो सिर्फ ब्रांच का और उससे जो उधार में सामान लेकर गए, जो कस्टमर आए थे वो उधार में सामान लेकर गए हैं, उनके बीच का संबंध है, वो एंट्री हमारे ब्रांच अकाउंट में नहीं आती है। तो ब्रांच और कस्टमर की बात करें तो वो फिर डेटर बन गए क्योंकि उधार में सामान लेकर गए हैं। तो ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसे हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, चलिए ठीक है, कैश कलेक्शन है, डेटर से हो गया, कैश सेल थी वो हमने दोनों अपडेट कर दी हैं। आगे कहता है अकाउंट सेंट टू अमाउंट, सॉरी नॉट अकाउंट, अमाउंट सेंट टू ब्रांच, कि अब हेड ऑफिस पैसे भेज रहा है ब्रांच को। तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे कि ब्रांच को सैलरी का 11,000 रुपए दिया, एडवर्टाइजमेंट का 4,000 और पेटी कैश का 5,000 रुपए भेजा है। तो हमारा जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट में अब चलते हैं। टू बैंक कैश सेंट, कि पैसा भेजा है किस चीज के लिए? सैलरी के लिए 11,000, एडवर्टाइजमेंट का 4,000, पेटी कैश का 5,000, टोटल हमने 20,000 भेजा है। हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को, यानी कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच की ये ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ये ब्रांच अकाउंट का पार्ट बनी है। और डेबिट द रिसीवर, ब्रांच ने रिसीव किया इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा। अब हमें जो लोडिंग का कंसेप्ट है यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि पैसा भेजा है, इसमें आपका कोई बिक्री ना बिक्री होने वाला कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हम कहाँ कहाँ लोडिंग लगाएंगे। तो लोडिंग वहां रहेगी जहां पर आपका गुड्स है और वो बिका नहीं है, वो प्रॉफिट हम जहां पर नहीं ले पाए हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स सेंड टू ब्रांच में से जब रिटर्न वापस आता है जो भेजा गया था उसी में से वापस आ गया, या फिर क्लोजिंग स्टॉक है, उस वक्त हमें लोडिंग कैंसिल करनी होती है। ठीक है, ये पैसा भेजा, सैलरी आते ही 11,000 रुपए सैलरी दे दी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा था वो दे दिया, पेटी कैश है जो 5,000 आया, तो हमारे पास पेटी कैश अकाउंट का हम ये अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैसा आया वो रिसीव हुआ है, तो एसेट जब यहाँ पर इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टू बैंक एचओ हेड ऑफिस से आया 5,000 रुपए, डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर दिया है। बाकी ये दोनों सीधे सैलरी पे कर दी, एडवर्टाइजमेंट पे कर दी, हमारा पेटी कैश का अकाउंट हम तैयार कर रहे थे इसलिए ये फिगर हमने यहाँ पर लिखा है। फिर कहता है कि स्टॉक एट ब्रांच, कि 31/12/2022 को इनवाइस प्राइस पर 40,000 का स्टॉक ब्रांच में अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस का पता चल गया स्टॉक का। सन्ड्री डेटर्स एट द ब्रांच एज ऑन 31 दिसंबर, की हमारे पास जो भी डेटर्स हैं 80,000 के, ये भी क्लोजिंग में है। पेटी कैश 31/12 को, यानी कि साल का अंत आया तो मतलब क्लोजिंग है, 1,000 रुपए का ये भी क्लोजिंग बैलेंस है पेटी कैश का। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाई 20%, तो हमारे पास ऊपर फर्नीचर जो 30,000 का था इसमें से हम 20% डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी बचा हुआ फिगर है वो हमारा फर्नीचर का क्लोजिंग हो जाएगा। तो क्लोजिंग का फिगर हमें मिल जाएगा फर्नीचर का भी, और बाकी तीनों दी हैं। तो जो भी ओपनिंग के टाइम पर हमारे पास था, यानी कि ओपनिंग जिसकी थी उसकी क्लोजिंग भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन 20% लगाएंगे तो 6,000 हो जाता है। टोटल 30,000 में से हमने माइनस किया तो अब फर्नीचर बचा रह गया है 24,000 का। तो हमारे पास चारों का क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया है। तो जब कभी हमारे पास ऐसे क्लोजिंग, ओपनिंग या कोई भी और भी कोई डेटा जो मिसिंग रहेगा, कोई फिगर, तो हम यहाँ इन अकाउंट्स को जो प्रिपेयर करें यहाँ से मिल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सब कुछ दिया है तो हम उसे अपडेट कर देते हैं कि इनकी जो ओपनिंग हुई थी क्लोजिंग भी होगी बाय बैलेंस CD। तो जब हमने ओपनिंग की थी तो बैलेंस BD किया था,
अब क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस सीडी कैरीड डाउन, कि अब हम जो भी बैलेंस होगा अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा उसको कैरी डाउन कर लेंगे। तो स्टॉक 40,000 का बचा दिया गया है, हमने अपडेट कर दिया। डेटर्स हैं वो 80,000 के, पेटी कैश है वो 1,000 का दिया है। एक एंट्री हमारी जो फर्नीचर की 20% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बचती है वो 24,000। तो इसका टोटल करके हम बाहर लिख देते हैं 1,45,000। अब बात आती है कि जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक तो बिका नहीं है, यानी कि जो हमने लोडिंग ऐड की थी जो प्रॉफिट के पर्पज से, वो तो सामान बिका नहीं। तो हमें पता है कि इतनी लोडिंग थी और वो इसमें ऐड है। हमें तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से चलना है कि हमारी जो लागत है, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमें जो ऐड किया था उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम स्टॉक की लोडिंग माइनस कर देंगे या लोडिंग कैंसिल कर देंगे, कुछ भी कह लीजिए। तो 40,000 इनवाइस प्राइस का हम 1/5 निकालेंगे, तो 8,000 हमने लोडिंग ऐड की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो 32,000 कॉस्ट प्राइस था, 8,000 हमने लोडिंग ऐड करके ब्रांच को कहा था कि 40,000 रुपए का गुड्स है। कोई इशू नहीं, 40,000 का जो उसके पास बचा है, हमें हेड ऑफिस में पता है कि वो सामान तो पोस्ट प्राइस है, वो तो 32,000 की है, 8,000 हमने लोडिंग ऐड की थी, उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो टू स्टॉक रिजर्व और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे कि लोडिंग हमने जो की कैंसिल कर रहे हैं या कहें कि माइनस कर रहे हैं वो किसकी है, लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि हम जो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है इसकी लोडिंग हमने माइनस कर दी है। तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट निकल कर आता है स्टॉक अकाउंट से। तो वहां पर अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर जो प्रॉफिट हमें हुआ ही नहीं है और हम उसे माइनस नहीं करते, क्योंकि हमारा तो इनवाइस प्राइस है ये, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर नहीं आता। इसीलिए हमें हर बार जो सेल नहीं हुआ है, जो गुड्स है, उसके ऊपर लोडिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, यानी कि जो प्रॉफिट के पर्पज से हमने ऐड किया था उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्टॉक था 40,000 का बचा था, ब्रांच के लिए तो ये 40,000 का ही है, उन्हें नहीं पता कि कॉस्ट कितनी है और लोडिंग कितनी है। तो जो भी स्टॉक अवेलेबल है, बचा हुआ है स्टॉक, ब्रांच का अकाउंट हम इनवाइस प्राइस पर तैयार कर रहे हैं, तो वहां का क्लोजिंग बैलेंस हमें पता चल गया। और सन्ड्री डेटर्स का भी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग हम यहाँ पर उसकी भी कर देंगे बाय बैलेंस CD 80,000। पेटी कैश का भी हमें क्लोजिंग बैलेंस पता है, पेटी कैश का अकाउंट हम प्रिपेयर करें तो बाय बैलेंस CD 1,000। तो क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ सकती है, या इन्हीं में से कोई अगर फिगर नहीं होता तो हम निकाल लेते। जैसे भी अब अगर हमारे पास अगर ये क्लोजिंग नहीं दिया गया होता स्टॉक का, तो हम टोटल करते हमारा डेबिट साइड का जो कि ज्यादा है, तो यहाँ पर ये बन गया 2,30,000 प्लस 50,000 2,80,000, इसमें से 20,000 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आता। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा 260 आता, वही हमारा बैलेंस CD बन जाता। तो ये मेमोरेंडम अकाउंट्स हम जो तैयार करेंगे इसमें हमें कोई ना कोई मिसिंग फिगर मिलेगा। यहाँ सब कुछ मिल गया है हमें, तो हम इसमें से जब बैलेंसिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, निकलकर सामने आएगी। तो ठीक है, हमने यहाँ तक जितने भी क्लोजिंग बैलेंस थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी हमने अपडेट कर दी हैं। आपके क्वेश्चन में जब ब्रांच अकाउंट पूछा गया है तो हम ब्रांच अकाउंट के सारे फिगर यहाँ पर मिल चुके हैं, तो इसे बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो इससे नेट प्रॉफिट जो नोट्स निकल कर आएगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि हमने लोडिंग सारी कैंसिल कर दी है। उसके अलावा जो सेल हुई थी इसमें हमारा जो ऐड किया था लोडिंग, उसके साथ में फिगर है, तो हमें क्लियर निकल कर पता चल जाता है फिगर का कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस हुआ क्या हुआ। तो हम जब ऐड करके भेजते हैं, कुछ और खर्चे अगर ज्यादा हो जाए तो हमें लॉस का फिगर मिल जाता है। ठीक है, पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, डेबिट साइड का ज्यादा है या क्रेडिट साइड का ज्यादा है हमें देख लेना है। तो 4,61,000 हमारा टोटल बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में ज्यादा है, चलिए ठीक है, हम उस हिसाब से चले। तो हमने 4,61,000 में से ये जितना भी हमारा ऊपर का फिगर है ये माइनस किया, बची हुई अमाउंट यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो 97,000 आ गया है। तो ये हमारा सिर्फ बैलेंसिंग की वजह से निकल कर आया है, और ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आ चुका है। यही हमारा मकसद होता है ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने का।
तो ये सबसे आसान होता है ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना, क्योंकि सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई फिगर मिसिंग है तो हम बना लेते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाल दिया कि नेट प्रॉफिट कितना था। तो नेट प्रॉफिट सिर्फ अकेला पूछ लिया जाए तो आप डेटर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि हमें कौन सा सिस्टम यानी कि कौन सा तरीका फॉलो करना है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर सोल्व हो जाता है अगर डेटर सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट आपको प्रिपेयर करना था तो। लेकिन हम साथ साथ में प्रैक्टिस के पर्पज से ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच के डेटर अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो भी फिगर यहाँ से मिला था, जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी, उसे अपडेट कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ओपनिंग भी थी, क्लोजिंग भी थी। तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस जो छोटा अकाउंट होता है उसको करना चाहिए। हो सकता है वहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर भी आ जाए। चलिए कोई नहीं, हम अपना तैयार करते हैं अकाउंट को, बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो पेटी कैश को हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारी डेबिट साइड की ज्यादा है कि 6,000 रुपये डेबिट साइड में है, उसी को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग है यानी कि 1000 माइनस करने के बाद 5000 का फिगर आया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या हो सकता है कि हमारे पास पहले से था 5000 और हेड ऑफिस ने दे दिया, उसमें से 6,000 रुपये हमारे पास थे, उसमें से अब 1,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं, यानी कि 5,000 रुपये और होने थे, वो कहाँ हैं। अब पेटी कैश अकाउंट है तो इसका मतलब हो गया कि 5,000 रुपये खर्च हुए हैं, तभी हमारे पास 1,000 बचा है। तो हम लिखेंगे बाई पेटी एक्सपेंसेस, और ये पता हमें कैसे चला, बैलेंसिंग फिगर से। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस यूज करेंगे, वहां पर लिखेंगे P&L में, तो उस एक्सपेंस के लिए ये फिगर निकालना पड़ जाए, उस वक्त ये ब्रांच पेटी कैश अकाउंट काम आएगा। तो साथ साथ हम प्रैक्टिस करते चलेंगे डेटर सिस्टम में भी, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहां हमें आसानी रहेगी। तो इस प्रकार हमें कोई भी फिगर मिल सकता है जो हमें यूज करना हो। अब डेटर सिस्टम को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ज्यादा बनता है 3,20,000। सेम फिगर हमने इधर लिखा, तो 25,000 को हम माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है 2,95,000 का बचता है। अब ये 2,95,000 का बैलेंसिंग फिगर ये क्या है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है और कलेक्शन भी किया था। तो ये 2,95,000 क्या है, सीधी सी बात है कि जब हमारे पास 2,40,000 रुपए तो ये कलेक्ट कर लिए थे, 80,000 रुपए अभी भी डेटर्स और बचे हुए हैं। लेकिन अभी जो बैलेंसिंग आया ये क्या है, मतलब उधार में सामान और बिका होगा, तभी तो हमारा जो डेटर है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने डेबिट साइड में लिखे हैं 2,95,000। तो जब उधार में सामान बिका है तो डेटर हमारे बढ़े हैं। तो यही है टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल हुई है, उधार में सामान बिका है, वो 2,95,000 का बिका है, ये हमें पता चला है बैलेंसिंग फिगर से। तो इस प्रकार हमें और फिगर मिल जाते हैं ये अकाउंट प्रिपेयर करने से। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चल गया कि 2,95,000 की उधार में बिक्री हुई है। अगर ये बिक्री हुई है तो हमारा जो स्टॉक है वो भी तो कम हुआ है, स्टॉक कम हुआ है। ठीक है, हम उसे भी तो अपडेट करेंगे। तो यहाँ से ब्रांच डेटर्स अकाउंट से हमें पता चल गया कि हमारा 2,95,000 का स्टॉक भी कम हुआ है बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल से स्टॉक बढ़ गया है, और हमारे डेटर आगे हमने डेटर में लिखा है इसलिए बाय ब्रांच डेटर्स, और जब डेटर्स वाले में लिखा तो बाय ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल की वजह से, और हम स्टॉक से उठाकर ये फिगर आपस में जो रिलेशन है इसी प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारा जो क्रेडिट सेल हुई है वो भी हमें पता चल गई है यहाँ से डेटर्स अकाउंट से। तो अब हम ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है उसे भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरफ हम चेक करेंगे तो 2,95,000 आ गए, और तो क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा ज्यादा है, 3,55,000 हमने टोटल किया, वही डेबिट साइड में भी लिखा। उसमें से 50,000 और 2,30,000 माइनस करने के बाद जो फिगर बचा 75,000 रुपए का, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब बात यह है कि ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, उधार में सामान और नकदी में जो सामान बेचा गया था सब अपडेट है। तो ये जो फिगर आया है बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है, अब सामान भी आया है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर 20% है तो पोस्ट प्राइस यहाँ 80 आया था, प्लस लोडिंग 20 और 100 था इनवाइस प्राइस। तो ब्रांच को तो भेज दिया सामान
हेड ऑफिस ने कि 100 रुपये आपका जो अमाउंट है, मतलब 100 रुपये के हिसाब से आपका इनवाइस प्राइस है। लेकिन अब ब्रांच ने 100 रुपये से ज्यादा में सामान बेच दिया तो वो भी तो एक्स्ट्रा रहेगा। तो जब ब्रांच ज्यादा में अगर बेच देती है तो इस प्रकार हमें और ज्यादा यहाँ फिगर जो बैलेंसिंग मिला है डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी जो एसेट बढ़ी है। तो ये जो है वो हमारा होता है सरप्लस, कि जिस रेट पर बेचने के लिए हेड ऑफिस ने भेजा था उससे ज्यादा में बेच देते हैं तो हमारा सरप्लस निकल कर आता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर से पता चला है टू सरप्लस। तो ये ज्यादा रेट पर बेचने से हुआ है। और अगर यही हमारा क्रेडिट साइड में आ जाता, ये बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, उसके बाद अगर यहाँ तो ज्यादा की बात होगी, कम का होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो वहां पर हमारे जो शॉर्टेज होगी, कमी होगी, उसको हम अब नॉर्मल लॉस जो रहते हैं, आपके लॉसेज जो रहेंगे वहां पर दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपके शॉर्टेज हो जाएगी कि 100 रुपए से कम में अगर बेचेगा तो शॉर्टेज तो दिखाई देगी ही। लेकिन यहाँ पर हमारा सरप्लस है क्योंकि उससे ज्यादा में, इनवाइस प्राइस से भी ज्यादा में उन्होंने सामान बेचा होगा। तो हमारा सरप्लस निकल कर आ गया 75,000। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो मेमोरेंडम अकाउंट्स हैं इनका यूज नहीं हुआ, लेकिन हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इसी में अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया होता तो हम यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस निकालते। उस वक्त ये सब चीजें हटकर क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर हम निकालते और वही फिर हम यहाँ पर लिखते कि क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्वेश्चन का ऐसा कोई भी पार्ट ना छूटे कि अगर आपको जरूरत पड़ जाए मेमोरेंडम अकाउंट प्रिपेयर करने की तो हम प्रिपेयर कर सके, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन तो बनता है ये हमारे एडिशनल प्रैक्टिस भी हो गई और जरूरत भी पड़ सकती है ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। कोई भी अगर ओपनिंग ना दी गई हो कहीं किसी भी एक की, स्टॉक की, डेटर्स की, पेटी कैश की, या फिर क्लोजिंग ना दी गई हो, तो इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे मेमोरेंडम अकाउंट्स से। तो ये काम आते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया। एक्चुअली हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के उद्देश्य से ही हमने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया था कि उस ब्रांच से हमें कितना फायदा होता है। क्रेडिट सेल हुई 2,95,000 की, ये भी हमें पता चल गया, क्वेश्चन में नहीं बताया गया था। और 75,000 स्टॉक में सरप्लस भी हो गया। और पेटी एक्सपेंसेस 5,000 के हुए हैं, ये भी हमने खर्चा कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो ये भी हमें पता चल गया। हमने जब ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट प्रिपेयर किया तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो ब्रांच अकाउंटिंग में हर एक सिस्टम से, डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम या बैलेंस अकाउंट के जिस तरफ से भी हमें प्रिपेयर करना हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो तैयार करना है, हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं।